देखो क्विक बात नहीं करो, बात नहीं, क्विक रिकैप में देखते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का होना जरूरी है एट अ पार्टिकुलर टाइम एंड पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। किसी खास समय पे और खास जगह पे पॉपुलेशन होती है। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि बाकी, हाँ नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी एज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये बोला था, ये लाइन याद रखिएगा। आगे आ जाओ। हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे एनसीईआरटी बोलता है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है। बर्थ रेट को क्या बोला था? नेटेलिटी। क्या बोला था? नेटेलिटी। डेथ रेट को क्या बोला था? मॉर्टेलिटी। सेक्स रेशियो, ठीक है, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है? कौन सा फीचर नहीं है, ये करके क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल का आइदर बर्थ हो सकता है या डेथ हो सकता है, या तो मेल या फीमेल हो सकता है, या तो फिर किसी एज ग्रुप में एक आएगा, चाहे तो बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव में आएगा, रिप्रोडक्टिव में आएगा, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आएगा। और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी तो नहीं होती। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? घनत्व होती है, पॉपुलेशन की घनत्व, यानी एक यूनिट स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन रिसाइड कर रहा है, याद रखिएगा। अब आ जाओ बर्थ रेट। सबसे पहला बात क्या है बच्चा? बर्थ रेट। बर्थ रेट को क्या बोलेंगे? नेटेलिटी बोलेंगे। इसका डिफिनीशन बोला जाए तो बोला गया इट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ। पर कैपिटा मतलब बच्चा, सुनो सिंपल, देखो क्या होती है। बर्थ रेट का मतलब होता है कि एक खास समय में एक साल में 1000 लोग ने कितने बच्चे को न्यू ऑफ स्प्रिंग को ऐड किया। समझ में आई बात? एक साल में यानी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में 1000 लोगों ने कितना पॉपुलेशन में न्यू ऑफ स्प्रिंग को ऐड किया है, वो क्या कहलाएगा? बर्थ रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बर्थ रेट कहलाएगा। एक मिनट बच्चा, इसको हेलो, जाना तो मुझे कल था, जाना बेसिकली मुझे कल था, लेकिन चलो देखो, बर्थ रेट में मैंने क्या बताया? किसी खास समय के दौरान 1000 लोग ने कितने न्यू ऑफ स्प्रिंग को ऐड किए, जन्म दिए, वही क्या कहलाएगा? बर्थ रेट। और इससे एग्जांपल दिया हुआ है, एक तालाब में बच्चा है जहां पे कितना लोटस है? 20 है। कमल के फूल कितने हैं? 20 है। और उन्होंने रिप्रोडक्शन के थ्रू 8 नए कमल के फूल को पैदा किए हैं। ठीक है ना? तो पहले कितना था, अब कितने बच्चा पैदा हुआ कमल का? 8। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? 28 हो गया ना? तो 28 टोटल पॉपुलेशन हो गया ना? लेकिन न्यू पॉपुलेशन ऐड ऑन कितना हुआ है? 8। कितने में से? तो कितना हो जाएगा बच्चा? 0.4 बर्थ रेट हो गया इसका। मैं भी तो ये बोल रहा हूं ना कि अगर 1000 लोगों ने कितने नए पॉपुलेशन को ऐड किया है, तो मान लो 1000 लोगों ने कितना ऐड किया? 200 ऐड किया, 1000 कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.5 आएगा। क्या बात करते हो यार तुम लोग, पूरा न्यूटन जहां भी होगा बैठ करके रो रहा होगा वो। कितना आएगा अब तुम ही बताओगे? 0.2। याद करो, ये डाटा मैच कर रहा है क्या प्रेजेंट सिनारियो से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहले चैप्टर पढ़ करके आए थे ना, बोलो। यानी
1000 लोग कितना पॉपुलेशन ऐड ऑन कर रहे हैं? 200 नए बच्चे पैदा कर रहे हैं एक साल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ना कैसे बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं? तो आप बस ये ध्यान देना, नहीं तो डिफिनेशन समझने के लिए बता दिया हूं कि 1000 लोगों ने कितना पॉपुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है न्यू यंग वंस के थ्रू। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है बच्चा? डेथ रेट। सेम चीज कर दो, 1000 लोगों में से कितना लोग चल बसे, तो वही लिखा हुआ है पर कैपिटा डेथ। 1000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हुई? सेम एग्जांपल देखो, इन किसी एक फ्रूट था बच्चा, क्या? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई किसे बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई को, सॉरी ड्रोसोफिला को बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई मैं बोल रहा हूँ, ड्रोसोफिला को ही फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। ड्रोसोफिला किसका स्टडी मटेरियल था? टीएच मॉर्गन का। तो फ्रूट फ्लाई की संख्या कितनी है? 40। उसमें से 4 क्या हो गए? चल बसे। तो कितने में से गया? 4 में से मर रहा है ना, तो कितना हो गया बच्चा? ये 0.1 हो गया, यानी डेथ रेट कितना हो गया? 0.1 हो गया। अच्छा कल दूसरा लो, ये ठीक है, तो कितना हो गया बच्चा? फिर से देखो, 4 थे चले गए थे, टोटल 40 था, कितना हो गया? 0.1 आया। यानी टोटल पॉपुलेशन में हो रहा है ना, तो वही पर कैपिटा डेथ रेट में 96 करेंगे तो 1000 में से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? ठीक है, और बर्थ रेट में 1000 लोगों ने कितने नए लोगों को जन्म दिया है, और डेथ रेट में 1000 में से कितने लोगों ने चला गया। बर्थ रेट पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बर्थ रेट पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है और डेथ रेट पॉपुलेशन को घटा रहा है। क्या कर रहा है? घटा रहा है। क्लियर है ना? ये सब तो तुम इसमें कैसे पता चलेगा कौन क्या है? कोई बात नहीं। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो में क्या होता है बच्चा? 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, वो क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो। आसान भाषा में समझ गए? 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं आ रही है, वह क्या कहलाता है? सेक्स, लिंगानुपात, लिंग का अनुपात। तो सारा रेशियो हम 1000 में ले रहे हैं, तो 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं आ रही है, 1000 मेल पे कितने फीमेल आ रहे हैं, यही क्या कहलाती है? सेक्स रेशियो कहलाती है। देखो यहां दिया हुआ है 60% ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% इज मेल। यानी अगर 1000 है तो 1000 में से 600 फीमेल है और 40 क्या है? 400 मेल्स है। यानी वही बात होगी, 1000 में से आउट ऑफ 1000 कितने क्या हो गए? यानी 1000 पुरुष पे कितनी फीमेल आ रही है, ये ध्यान देने बात होती है। इंडिया का सेक्स रेशियो अभी भी कम है, लेकिन केरला वगैरह में चले जाओगे तो वहां सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा चला गया। यानी 1000 पुरुष पे 1031 महिलाएं आ रही हैं, 1031। वही अगर ओवरऑल इंडिया के लोगे तो इंडिया का लगभग 950 या 960 के जाता है। करंट डाटा, करंट सेंसस तो आया नहीं है, तो लगभग इसी का अंतर, इसी के बीच में जाता है, फिगर रहता है। यानी अभी भी सेक्स रेशियो क्या है? 1000 पुरुष पे 1000 महिलाएं नहीं है। पढ़ लो, कहीं नहीं 40 में तुम्हारा नंबर आ जाए, दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और ये रेशियो तो मालूम है, और बहुत खतरनाक रेशियो चला गया हरियाणा में, राजस्थान में। वहां तो 800 मतलब 900 के भी नीचे है। वहां तो मालूम है 875 850 ऐसा है रेशियो, 1000 पुरुष पे 850 महिलाएं हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है? तभी तो मानव तस्करी होता है। तो मानव तस्करी में कभी देखे हो लड़कों को तस्करी किया गया है? सब ले जाकर उधर क्या किया था? मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अरे बहुत बड़ा इशू है। होता है ना कि बच्चे, देखो होता क्या है कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिक, तुम लोग को ट्रैफिक करेगा तो तुम लोग उसी को ट्रैफिक में कर दोगे, खत्म। तो तुम लोग को बेचने क्या जाएगा, तुम ही उसको बेच दोगे। लेकिन जो गरीब वाले बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता है, माँ बाप को भी नहीं पता होता है। अब बेटी को लेके चला गया उसको, माँ बाप क्या ऑलरेडी पुअर है, चलो बोझ खत्म हुआ, लोग यही सोचेंगे ना। लेकिन जो एजुकेटेड है, ट्रैफिकिंग क्या करेगा उसको, कभी उससे लोगों को बात ही नहीं करता इस सब टॉपिक पे। इंडिया का सबसे बड़ा इशू है ऐसा, इंडिया में सबसे ज्यादा इशू हर टाइम, मतलब इतना सारा केसेस है ना कि पता नहीं चल पाता है। बहुत सारा तो रिपोर्टेड है, बहुत सारा तो अनरिपोर्टेड है। बहुत सारे लोग थाना जाने से डरते हैं। अभी भी कितने सारे लोग जो थाने पे जाने से डरते हैं। बाकी आगे की तो बात बहुत दूर की है। सबसे प्राइमरी चीज है
वहां जाने से डरते हैं, नहीं 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 थाना से डर लगता है, नहीं जाना, इस सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग की मेंटेलिटी है, तो सीधे साधे लोग की यही मेंटेलिटी है। तो सेक्स रेशियो क्या है बच्चा, इसीलिए तो मोदी जी ने किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अल्टीमेटली सेक्स रेशियो क्या करना है, बढ़ाना है। आगे नेक्स्ट क्या है बच्चा, एज पिरामिड। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वो था, चुटकुले टाइप का कॉन्सेप्ट था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा अब जरा समझना, यहाँ पे बात ये है बच्चा यहाँ पे कि प्री रिप्रोडक्टिव में लगभग 1 साल से लेके 14 साल तक के लोगों को हम रखते हैं। 1 साल से लेकर के 14 साल के लोग प्री रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, यानी इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है। अब बताओ रिप्रोडक्टिव में 15 साल से 45 साल तक के लोगों को रख लो, ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। ये डाटा आगे पीछे हो सकता है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना। और 45 साल के बाद वाले यानी 46 से ज्यादा वाले, 46 से ज्यादा एज वाले क्या जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, यानी इनमें अब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। आ रहा हूं, पूछूंगा अभी। तो प्री रिप्रोडक्टिव में 14 साल या 14 साल से कम एज वाले, रिप्रोडक्टिव में 15 से 45 साल वाले। एज इट इज डाटा याद मत कर लेना, मैं बता रहा हूं बस, इनमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, इनमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। अरे बुजुर्ग जनता है कि समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जरा देखना, समझना मेरी बात को। अगर इसमें हमें एक स्लाइड ऐड करना है, अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है, अब ध्यान देना, ये जो पिरामिड का लेंथ है वो क्या बताएगा बच्चा, नंबर को बताएगा। पिरामिड का लेंथ क्या डिनोट करेगा, नंबर बताएगा। अगर पिरामिड का लेंथ ज्यादा है तो उस एज ग्रुप की नंबर ज्यादा है। अरे आज के बच्चे 15 साल के बाद नौजवान हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी, यानी आज अगर 1000 बच्चे हैं तो कल 1000 नौजवान होंगे, और उन 1000 नौजवान से 1000 से तो ज्यादा ही बच्चे होंगे। अरे बोलो 1000 से ज्यादा बच्चे आएंगे क्या, तो फिर से क्या प्री रिप्रोडक्टिव वाला ज्यादा रहेगा, यानी हमेशा बच्चा प्री रिप्रोडक्टिव वाला ज्यादा ही बना रहेगा। देखो ये 1000 बोला, कल के डेट के नौजवान बनेंगे तो उनके बच्चे होंगे तो फिर से 1000 से ज्यादा, फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर बुजुर्ग होंगे। यानी देखोगे तो जिसका प्री रिप्रोडक्टिव का जो बेस है हमेशा बड़ा रहेगा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला सबसे कम रहेगा। यानी ऐसा देश, ऐसा क्या होता है, पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है। इंडिया का ग्राफ यही है, तभी तो मोदी जी कहते हैं नौजवानों के देश, युवाओं का देश है कि नहीं। याद करो यही युवा इस सदी के अंदर जब बुजुर्ग बनेंगे तो कोई बच्चा नहीं रहेगा सेवा करने के लिए। इसी स्थिति से अभी चाइना और जापान जूझ रहा है। चाइना और जापान में यही स्थिति है, जो चीज हम आज फेस कर रहे हैं वो बहुत पहले चाइना फेस कर लिया। उन्होंने रोक लगा दिया कि अब 2 बच्चों से ज्यादा, 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया, एक से, यानी देखो होता क्या है कि अब 1 चाइल्ड पॉलिसी ला दिए, ये तो ज्यादा हो गया, अब इनके ऊपर रोक लगा दिया कि 1 बच्चे से ज्यादा नहीं। ये कम हो जाएगा क्या, अगर मान लो ये 1000 है, 1000 हुए तो जब इनका शादी होगा तो 2000 तो नहीं हो जाएंगे, 1000 ही रहेंगे, आपस में शादी करेंगे तो। लेकिन इन पे बच्चे को रोक लगा दिया गया तो 500 बच्चा होगा, यानी बच्चे कम, या फिर बुजुर्ग बनेंगे तो बुजुर्गों की संख्या ज्यादा, उनकी देखभाल करने वाले बच्चे कम हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ऐसा देश का ही घटेगा, घटेगा ना, बच्चे कम हो गए, बुजुर्ग ज्यादा हो गया, बुजुर्ग मरेगा, फिर देश को सेवा कौन करेगा, देश में जो काम है काम कौन करेगा, देश का फैक्ट्री में कौन काम करेगा। तो पॉपुलेशन क्या हो गया, घट गया ना। जापान चाइना इसी से जूझ रहा है। अब पढ़े लिखे देश जैसे जो डेवलप कंट्री है वो क्या कहते हैं कि भैया जितना प्री रिप्रोडक्टिव में है उतना ही रिप्रोडक्टिव में, हम 1000 हैं तो हमारे आगे भी 1000 ही होना चाहिए, हम 2 हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट है ये। यानी इसमें जितना भी हो जाएगा, अरे ये तो लग रहा है कि सब अलग अलग हो गया। मेन मोटिव समझो आप लोग, यानी जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सारे क्या हो जाए बच्चा, बराबर हो जाए, या फिर इसको आप कम भी कर सकते हो तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम भी हो जाएगा ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव वाले इक्वल होने चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो वापस आ जाओ।
देखो समझ में आई बात, प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव वाले कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम है। यानी हमेशा इस देश में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ते रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ कैसा शेप का है, किस ग्राफ का शेप है, इस ग्राफ का, इस सॉरी ग्राफ बोल रहा हूं, इस पिरामिड का शेप कैसा आएगा, नहीं इसका पिरामिड का अगर शेप बनाओगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, पिरामिडल शेप आ रहा है। इसका कैसा शेप आ रहा है, पिरामिडल शेप आ रहा है। तो एक कैसा पॉपुलेशन शो कर रहा है बच्चा, ग्रोइंग पॉपुलेशन शो कर रहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन का पिरामिड कैसा आता है, शेप पिरामिड आता है। क्या आता है, पिरामिड। ये याद रखिएगा, याद रहेगा क्या, कोई तकलीफ दिक्कत यहां तक है तो बताओ। आगे देखो, आगे बच्चा, इस देश का पॉपुलेशन कैसा है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट है स्टेबल पॉपुलेशन, यानी प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले रिप्रोडक्टिव के क्या है, इक्वल है। यानी हमेशा इस देश में जनसंख्या में संतुलन बना रहेगा क्या, तो ऐसा पॉपुलेशन कैसा होता है बच्चा, स्टेबल पॉपुलेशन। एक ऐसा पॉपुलेशन है ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का शेप कैसा है, बेल शेप। मंदिर का घंटा कैसा दिख रहा है, नीचे में फुला होता है, ऊपर में पतला होता है। इसको कुछ ऐसा बनाओगे, बोलो, तो कैसा शेप आ गया, बेल शेप आ गया। कोई दिक्कत। अब ये देखो इसमें क्या, अब वो बता दिया ना चाइना वाला जापान वाला, बच्चे हो गए कम, काम करने वाले ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे बुजुर्ग, अब कल के डेट में ये नौजवान बनेगा, रिप्रोडक्टिव में आएगा, और ये बुजुर्ग बनेगा, तो बुजुर्ग ज्यादा, काम करने वाले कम, और बच्चे उनसे भी कम। समझ में आई बात। ये कल के डेट में बुजुर्ग बनेंगे ना, बच्चे तो कम ही हो गए ना, तो बुजुर्गों की संख्या ज्यादा, बच्चों की कम। ऐसा माना जा रहा है अभी हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या मालूम है, मात्र जितनी जनसंख्या है ना उसका 2 या 3 ही % बुजुर्ग है बस। लेकिन जब यह सदी का अंत होगा, 21वीं सदी का जब अंत होगा, जब हम 2096 2097 में रहेंगे, उसमें भारत में बुजुर्गों की संख्या 20 से 25% के बीच में रहेगी। यानी जहां जाओगे बुजुर्ग ही नजर आएगा। आज जहां जाते हो यंग नजर आता है, खास उस समय, जिस समय की बात करें उस समय हम और आप बुजुर्ग ही रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर लो, पैसा नहीं रहेगा तो कोई सेवा भी नहीं करने वाला है, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या ज्यादा रहेगा। काम कर, क्योंकि इंडिया में भी अब लोग अवेयर हो रहे हैं, बच्चा पैदा कम करना कम कर रहे हैं, तो अगर पैसा रहेगा तभी सेवा हो पाएगा। नहीं तो समझ लो अभी से तुम्हें दिखा रहे तुम्हारा फ्यूचर नहीं, फ्यूचर का फ्यूचर। हाँ, मतलब कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। यानी ये देखोगे इसका शेप कैसा आ रहा है बच्चा, कुछ ऐसा शेप आ रहा है, ऊपर में पतला, बीच में फूला हुआ। अरे आ रहा है क्या, ये कैसा शेप कहलाता है, आर्न शेप। आर्न का मतलब कैसा शेप होता है, शंख देखो, पंडित जी का शंख, आगे में पतला, पीछे में भी पतला, बीच में फूला हुआ, आर्न शेप। कैसा शेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हंसी मजाक नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो बताओ आर्न शेप का ग्राफ कैसा पॉपुलेशन बताता है, डिक्लाइनिंग। एक ऐसा किसका पॉपुलेशन हो गया, कंट्री की बात करें चाइना, जापान। एक किसका हो गया, जर्मनी, यूएसए, मतलब डेवलप कंट्री। और हमारा भारत, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत है बच्चा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी तक में। फिर से बोल रहा हूं, 3 तरह का पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का ग्राफ पिरामिड शेप, डिक्रीजिंग का आर्न शेप, स्टेबल का बेल शेप। आगे आ जाओ। अब आ जाओ बच्चा, पॉपुलेशन डेंसिटी। यूनिट एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन रह रहा है, वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, यूनिट एरिया और वॉल्यूम। डिफिनेशन याद रखना, ये डिफिनेशन याद रखिएगा। यानी एक यूनिट एरिया में कितना पॉपुलेशन रिसाइड कर रहा है, वह क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और ध्यान देना, पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे रिप्रेजेंट करते हैं,
कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी बताया हुआ है कि बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। जैसे भरतपुर एक बर्ड सेंचुरी है बच्चा, राजस्थान में, वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी, साइबेरियन क्रेन्स वहां आते हैं, तो किसी किसी साल साइबेरियन क्रेन्स बहुत ज्यादा आते हैं, किसी साल बता रखा है कि बहुत कम भी हो सकते हैं, 10 से भी कम हो सकते हैं। जब ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा, कम होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य बिहार है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। वहां मालूम है 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 18 या 20 लोग ही रहते हैं बस। चलेगा तो चाइना वाला उठा के तुम्हें ले जाएगा, चिंग चोंग चिंग सिखा देगा, फिर करते रह जाना। अब बिहार में लगभग 850 के एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, लेकिन लगभग 850 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। अरे मतलब सुनो कैसे रहते हैं, कॉमन सेंस सुनो कैसे होते हैं जरा समझो। अरे अपार्टमेंट बना दिया गया, एक जो शहर में अपार्टमेंट होता है, दिल्ली मुंबई का अपार्टमेंट, एक गांव का आबादी रखे रहते हैं अपने में। अपार्टमेंट 20-20 माले, 30-30 माले ऊंचा होता है। गांव की आबादी कितनी होती है, 1000 लोगों की होती है। और जो 30-30 माले, 50-50 माले की अपार्टमेंट है, पूरा गांव देखो कितना एरिया रखे हुए है, और अपार्टमेंट देखो कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा तो कितना 5 कट्ठा 6 कट्ठा में बना हुआ रहता है। बहुत बढ़िया अपार्टमेंट बता दिया, बहुत बढ़िया अपार्टमेंट 5-6 कट्ठा में बना रहता है, होता है कि इससे ज्यादा का नहीं बना रहेगा। वो पूरा गांव के बराबर 5-6 कट्ठा में पूरा गांव की जनसंख्या बैठाए हुए है, वो है कि नहीं। तो इसीलिए वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आती है, इसे देखो शहरों में घनत्व ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होती है, गांव में चले जाओ तो भीड़ ही नहीं होती है। क्यों, क्या एरिया ज्यादा है, रहने वाले लोग कम है। शहरों में क्या है, एरिया कम है, उसी में रह रहे हैं भाई, जगह है रह रहे हैं लोग। समझ में आई बात ना। इसीलिए सबसे लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा बिहार, इसके पहले बंगाल था, सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट बंगाल है। अगर मेनलैंड इंडिया की बात करो, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, मतलब कम, सबसे कम नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम छत्तीसगढ़ है, बहुत कम लोग वहां रहते हैं। मेनलैंड इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट अगर नहीं जाना चाहते हो, बगल में अगर पड़ोस में जाना चाहते हो, छत्तीसगढ़ में आबादी कम है। इसलिए देखना खास करके मैं बता रहा हूं इसका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब बिहार और यूपी, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, याद रखो, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार यूपी स्टेट को छोड़ के चले जाओगे ना, तो कहीं भी स्टेशन पे भीड़ नहीं नजर आएगा, पॉपुलेशन ही नहीं है वहां। इस राज्य की पहचान है कि जहां आ गए भाई साहब, ट्रेन खचाखच जाएगी, भरे हुए एकदम जगह, मतलब अंदाजा लग जाए कि हम आप प्रवेश कर चुके हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तुम चले जाओ किसी भी टाइम, फेस्टिवल तो भाई एक एक्सक्यूज है, किसी भी टाइम चले जाओ, स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और बाकी जगह कहीं भी चले जाओ, स्टेशन में उतना भीड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैसेज है, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, नहीं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। चलो आगे, नेक्स्ट आ गया बच्चा, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज की बात की जा रही है। तो पॉपुलेशन साइज को किस में हम मेजर करते हैं, बायोमास में मेजर करते हैं। पॉपुलेशन साइज को किस में मेजर करते हैं बच्चा, या बायोमास में। और बायोमास क्या होता है आपको पता दिया हो गया, बायोमास कितने तरीके के होते हैं, बायोमास कितने तरीके के होते हैं। क्या कर रहे हो मुन्ना, घर से फोन आ रहा है, तो घर से फोन स्क्रॉल थोड़ी होता है, घर से फोन आता है ना तो चेहरा इतना रिलैक्स नहीं रहता है, चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता है। और घर वाले होशियार होते हैं, घर वाले कभी आपको पढ़ते समय कॉल नहीं करते हैं। घर वाले कॉल आता है तो सबसे पहले पूछा जाता है पढ़ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। तुमने गलती से बोल दिया कि पढ़ रहे हैं, ठीक है बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। देखो तो पॉपुलेशन साइज में बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की साइज किसमें मेजर की जाती है बच्चा, बायोमास में मेजर की जाती है। किसमें मेजर की जाती है, बायोमास। बायोमास कितने तरीके का होता है, कौन कौन सा, इधर से बोलो कौन कौन सा होता है बायोमास। बायोमास 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, घर पे जाके नहीं पढ़ा है। नूतन बताओ जरा तुम, फ्रेश एंड ड्राई, वाह क्या खा के आए हो तुम आज। तो ड्राई किसे कहते हैं, हाँ फ्रेश किसे कहते हैं, हाँ तो बढ़िया कौन सा है, ड्राई वाला। क्यों बढ़िया है,
वेरिएबल आइटम नहीं है, बदलता नहीं है, जो ना बदले वह अच्छा, जो बार बार बदले वह अच्छा नहीं होता है। तो वही चीज है बच्चा, देखो लिखा हुआ है ना, बायोमास इज मीनिंगफुल टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ बनियान ट्री। बैठ जाओ, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जैसे अगर आपको पॉपुलेशन साइज मेजर करना है, पैरेंथेमियम घास देख रहे हो, बनियान का ट्री देख रहे हो, अब बोला है कि पॉपुलेशन साइज किसका बड़ा है, तो पैरेंथेमियम का काउंट करो, क्या 1 2 3 4 पॉसिबल है काउंट करना क्या? तो जिस केस में पॉपुलेशन साइज को इंसान को तो काउंट किया जा सकता है, पैरेंथेमियम को काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं। जिस केस में काउंटिंग पॉसिबल नहीं है उसमें हम बायोमास लगाते हैं, बायोमास कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर्ड इन परसेंटेज कवर या बायोमास, परसेंटेज कवर या बायोमास। एग्जांपल के लिए समझो, किसी एक एरिया में बच्चा 200 पैरेंथेमियम के प्लांट है, पैरेंथेमियम का साइंटिफिक नेम क्या है? कैरोट ग्रास। पैरेंथेमियम का साइंटिफिक नेम क्या है? कैरोट ग्रास। अब और एक वहीं पे क्या है, बनियान ट्री सिंगल है, तो बनियान ट्री को तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन पैरेंथेमियम काउंट किया जा सकता है क्या? इन दोनों का रिलेटिव डेंसिटी अगर देखना होगा तो हम फिर क्या देखेंगे? बायोमास देखेंगे, बताएंगे कि बायोमास क्या है, बनियान का ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरेंथेमियम। नंबर भले ज्यादा हो जाए लेकिन बायोमास क्या हो जाएगा? बनियान ट्री का ज्यादा होगा पैरेंथेमियम के कंपेयर में। ठीक है बच्चा, बाकी ये बताया दिया, भरतपुर वाला बर्ड सेंचुरी कहानी बता दिया। इसमें मालूम है आपसे ये सब नहीं पूछने जा रहा है, आपसे क्या पूछेगा कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है बच्चा? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और यह किसके लिए फेमस है बच्चा? साइबेरियन क्रेन के लिए। साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है। अरे यही क्रेन तो आती है गंगा नदी के किनारे। देखो बाकी हाँ ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला समझो। ये लाइन क्या कहता है बच्चा? ऊपर वाला ही बताऊंगा। जैसे देखिए ऊपर वाला पहले समझ लो। अब किसी का क्या हुआ, हंसने वाली बात नहीं है, एग्जाम में पूछा गया है ये चीज। कैसे? देखो अगर सुनो मेरी बात, आप जब पढ़ते थे तो कैसे पता चलता था कि टाइगर की संख्या कम गया है? कोई बैठा होता था कैसा टाइगर काउंटिंग करने के लिए? बोलो, टाइगर बोलते थे अब टाइगर बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, अब टाइगर को बचाने पे फोकस नहीं किया था, अब टाइगर की संख्या हो चुकी है काम भर, सफिशिएंट, यानी इंडेंजर से वो हट चुका है। तो कैसे पता चला कि टाइगर की संख्या कम गई है या टाइगर की संख्या सफिशिएंट हो गई है? पैरों के निशान, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, हर टाइगर का पग मार्क, पैरों का निशान बोले तो पग मार्क अलग अलग होता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है ना, टाइगर का पग मार्क से अलग अलग होता है। एक टाइगर का कोई पग मार्क दूसरे से मैच नहीं कर सकता है। तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा जंगल में लगा दिया गया, पग मार्क का फोटो ले लिया जाएगा। या फिर टाइगर जा रहा है, तुम छुप करके बैठे हुए, टाइगर जाएगा, तुम उसके पग मार्क का फोटो ले लोगे, कंपेयर करोगे, मैच कर गया तो सेम टाइगर का है, अलग अलग हुआ तो यानी टाइगर का नंबर बढ़ा है। तो कैसे हुआ बच्चा? यानी यह डायरेक्ट तरीका है कि इनडायरेक्ट तरीका है पता करने का? इनडायरेक्ट है। अब टाइगर को बैठाए काउंट नहीं कर रहे हो, ये आप दूर से काउंट कर रहे हो। इनडायरेक्ट मेथड में टाइगर का नंबर काउंट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? तो बच्चा पग मार्क से और फीकल पिलेट से, वेस्ट मटेरियल से। उनका एनालिसिस किया जाता है, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, उनका लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाता है, तब पता जाता है कि नहीं ये दूसरे टाइगर का है, ये दूसरे टाइगर का है। बहुत एग्जाम में आया हुआ है, हंसने वाली बात नहीं है। यानी टाइगर का लिखा हुआ है ना, इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म्ड। एग्जांपल के लिए टाइगर लिया हुआ है, टाइगर का सेंसस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में कैसे किया जाता है? पग मार्क और फीकल पिलेट्स पे किया जाता है। क्लियर है क्या? फीकल पिलेट्स मतलब वेस्ट मटेरियल। अब देखो नेक्स्ट है बच्चा, टोटल नंबर इज डिफिकल्ट टू मेजर फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन। अब कोई बड़ा पॉपुलेशन है उसका नंबर को मेजर काउंट कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। एग्जांपल के लिए देख सकते हो, फिश का नंबर मेजर कर सकते हो क्या आप? समुद्र में कितना फिश है, नदी में कितना फिश है, काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन पकड़ा हुआ मछली को तो काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हाँ, इस बार मछली ज्यादा पकड़ा है, ऐसे ही बोलते ना, अरे इस बार मछली ज्यादा हुआ है, इस बार मछली कम हुआ है। आप अंदाजा लगाया, रिलेटिव आपने तुलना किया, उससे पता चला कि इसका नंबर ज्यादा है, तो पर ट्रैप लिखा हुआ है। यानी रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है बच्चा? एक तरीका है मेजर करने का पॉपुलेशन साइज का। डायरेक्ट मेजर कर लो या इनडायरेक्ट मेजर कर लो, बायोमास में मेजर कर लो, अदरवाइज आप कंपेयर कर लो रिलेटिवली। कोई दिक्कत? चलो
जो अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चा वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होने से बनते हैं, बाकी आपसे कहानी नहीं पूछा जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली मालूम है इन सबसे क्वेश्चन बनाना होगा ना तो बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट दे देगा, इसे पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा, आपको पता है अथवा नहीं पता है। आगे आ जाओ, पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको पता है पॉपुलेशन का साइज किस पर डिपेंड करेगा, फूड की अवेलेबिलिटी पे, प्रेडेशन पे, वेदर पे, मौसम कैसा है, उसका कोई कंपटीटर है कि नहीं है, शिकारी है कि नहीं है, या फूड का कितना उपलब्धता है, उसके अनुसार पे क्या होगा, किसी साइज पॉपुलेशन की साइज क्या होगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। अगर पॉपुलेशन अगर फूड ज्यादा होगा, कंडीशन फेवरेबल रहेगा तो पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अगर फूड कम हो जाएगा, कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगा। चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन वेदर इट इज फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन बढ़ रहा है यानी फ्लरिश कर रहा है, कंडीशंस आर फेवरेबल है। अगर डिक्लाइन कर रहा है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, पॉपुलेशन में कोई डिजीज हो रखा है, या इन्वायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है, या फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ ये बस ऐसे ही दे रखा है, आपको पता है पॉपुलेशन को ग्रोथ यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ मतलब बच्चा पॉपुलेशन साइज बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा कैसे घटा कैसे, बर्थ रेट पॉपुलेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा। डेथ रेट, अब देखो माइग्रेशन में दो तरीका होता है बच्चा, ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन, इसको इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन को बच्चा आई से डिनोट करते हैं, ये ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं उस एरिया में, वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट यानी इमाइग्रेशन। अब कितने लोग इस एरिया को छोड़ के चले गए, वो क्या कहलाएगा, इमाइग्रेशन। तो इमिग्रेशन पॉपुलेशन बढ़ाएगा या घटाएगा, पता चल रहा है ना, इमाइग्रेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ा या घटा, डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, काम वाली बात देखो ये है, बोलो पीछे लिखना है, क्लियर है नहीं। अब जरा देखो इसी को आगे दे रखा है, कोई बड़ी चीज दे रखा है क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको। अरे डेथ रेट मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, डी फॉर डेथ रेट, इमिग्रेशन को ई से रिप्रेजेंट कर दिया, इमिग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट कर दिया, नेटिलिटी यानी बर्थ रेट को बी से रिप्रेजेंट कर दिया। बर्थ रेट पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, इमिग्रेशन पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, इमाइग्रेशन पॉपुलेशन घटा रहा है, डेथ रेट पॉपुलेशन घटा रहा है, ये तो आपको पहले से पता है। अब पॉपुलेशन का साइज कैसे पता चलेगा, तो किसी खास समय में, जैसे समझना, अभी मान लो यहाँ की पॉपुलेशन कुछ ना कुछ तो होगी, वाराणसी की कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन होगी ना, तो आपको अब अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितना है आपको यह पता होगी। अब आपको पता करना है, अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, नवंबर में मान लो वाराणसी का पॉपुलेशन 1000 है। अब 2025 में वाराणसी का पॉपुलेशन कितना होगा, यह किस बात पर निर्भर करेगा, कितने लोग ने वाराणसी में आया, कितने नए लोग वाराणसी में आए हैं, कितने लोग वाराणसी को छोड़ के गए हैं, कितने लोग की जन्म हुई है, कितने लोग की मृत्यु हुई है, बोलो। तो पॉपुलेशन एट टाइम T+1 यानी अगले साल का पॉपुलेशन हमें पता करना है ना, सपोज दैट अगले साल का पॉपुलेशन हो गया। अब जो भी होगा बच्चा, बर्थ या फिर इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, पॉपुलेशन को घटाएगा। ये जो भी वैल्यू ऐड होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन में ऐड होगा ना, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन में ये क्या हो जाएगा, नेट बढ़ा या घटा बताएगा, और उसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन आ जाएगी क्या, यही इक्वेशन है। बस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, इस इक्वेशन को। इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, देन डेंसिटी एट टाइम T+1 यानी फ्यूचर में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, कब बच्चा, मरने वाली संख्या कम हो जाए, जन्म लेने वाली संख्या ज्यादा हो जाए, जाने वाली संख्या कम हो जाए, आने वाली संख्या ज्यादा हो जाए, तो पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, बढ़ेगी होगी। इज मोर देन D+E, अदरवाइज इट विल डिक्रीज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉपुलेशन क्या होने वाला है, घटने वाला है। ये तो आपको पता ही है, पता नहीं मुझे लग नहीं रहा कि मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप गलती करेंगे, डोंट वरी। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ध्यान देना है इसमें। आगे आ जाओ,
हाँ इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। बुढ़िया बस्तर लेके चल दिए अपना, क्या ये जा रहा है ना बुढ़िया बस्तर लेकर के, आता तो चेहरा इधर होता है ना, ये जा रहा है ना, क्या ये बता रहा है, किसे बता रहा है, देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो बर्थ रेट और डेथ रेट ही बताएगा कि पॉपुलेशन बढ़ा है घटा है। लेकिन अगर इमाइग्रेशन या इमिग्रेशन हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ कॉलोनाइजिंग न्यू हैबिटेट। अब किसी नए एरिया में आपको जाना है तो वहाँ इमाइग्रेशन ज्यादा होगा, जाने वाले की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको सब पता है, बस ऐसी कहानी बता रखा है। बेसिकली आ जाओ एक्स, हाँ ग्रोथ मॉडल, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। पानी है क्या? पानी रखे हो तुम लोग? चलो यहां तक में कोई डाउट वगैरह तो आप पूछो। एक बार एनसीईआरटी अपना देखो, एक बार अपना एनसीईआरटी देखो बच्चा लोग, अपना एनसीईआरटी एक बार देखो, और कोई डाउट है यहां तक में तो पूछो। एक बार आप एनसीईआरटी देख लीजिए। थैंक यू। इकोसिस्टम में कहाँ पढ़ा रहा था मैं? तो इकोलॉजी पढ़ा रहा था। इकोलॉजी में तो आता है, इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता था? इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। तभी ऑर्गेनिज्म ही तो मिलकर पॉपुलेशन बनाया है। इकोलॉजिकल हायरार्की की तो बातें चल रही है, और पॉपुलेशन में विस्तार से चर्चा हो रही है। यहां तक में एनसीईआरटी से कोई दिक्कत है बच्चा, डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोल रही हो, इतना कैसे क्यों? फिर से बताओ, लोग खुद कंफ्यूजन में आपस में देखो क्या हुआ, बोलो बोला, मैंने बोला ना, तो मैंने वही बोला इसे। बहुत अच्छी बात है, इसके बाद वही पढ़ाऊंगा। देखो पढ़ाई करोगे ना बच्चा, चाहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो या फिर जो पढ़ाने वाला वो पढ़ लो। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसका कोई एलर्जी साइड इफेक्ट नहीं होता है, या आयुर्वेदिक दवाई की तरह होता है, हौले हौले फायदा करता है। हाँ अंग्रेजी मेडिसिन नहीं है, इंग्लिश नहीं है कि अगर सही में नहीं बैठा तो रिएक्शन हो जाएगा। ये बच्चा बिल्कुल क्या है, आयुर्वेद है। पढ़ कोई एलर्जी भी नहीं होगी आपसे, पढ़ते रहोगे। आपको लगेगा पढ़ तो रहे लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, फायदा लंबे समय में करता है। एनसीईआरटी का पढ़ना एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है, बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे, तब जाकर आपको उसका बेनिफिट लगेगा। हाँ फायदा तो हुआ। एलोपैथ क्या करता है? इमीडिएट इफेक्ट देता है। ऐसा तो कुछ है नहीं बच्चा, पढ़ाई में एलोपैथ नहीं होता है, आयुर्वेद या होम्योपैथ भी नहीं होता है, सिर्फ आयुर्वेद होता है। होम्योपैथ क्या होता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ बच्चा, ग्रोथ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ग्रोथ मॉडल। आगे आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूं, देखो काम की बात है। हाँ देखिए ग्रोथ मॉडल समझो, फिर इसको देख लेना एनसीईआरटी को। ग्रोथ पॉपुलेशन का कब होगा बच्चा? जब रिसोर्सेज रहेंगे। रिसोर्स में क्या आएगा? फूड और स्पेस, फूड और स्पेस, शेल्टर यानी स्पेस यानी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या आएगा बच्चा? फूड आएगा या स्पेस आएगा। जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड रहेगा, आपका कोई कंपटीटर नहीं रहेगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं, इमेजिन करो। ऐसा लूर लक्षण है कि रुपया ना दूं, इमेजिन करो। सोचने में क्या जाता है, मन को खुश रखो। अगर किसी को आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और एक बड़ा सा विला दे दिया जाए, आप पापा कहेंगे बेटा पढ़ाई लिखाई कोई थोड़ा बहुत कर लेना, तो आपको क्या होगा? आप देखो अगर आप इंसान हो तो थोड़ा बहुत सोचो कि पढ़ लेना चाहिए, तो 1 करोड़, जानवर की बात कर रहे हैं। एक बड़ा सा जंगल है, उस जंगल में सिर्फ क्या है? हिरण है।
और मात्र एक या दो ही हिरन है, उस हिरन के लिए जंगल एक अनलिमिटेड स्पेस की तरह काम करेगा क्या? खाना भी अनलिमिटेड रहेगा क्या? उसका काम क्या रहेगा? हिरन तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगा। वो फोकस करेगा हमारा नंबर जितना तेजी से बढ़ सके। बताओ हुआ कि नहीं होगा? सेम अगर इंसानों में भी लगा दे तो क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, कहेगा पापा अब पढ़ाई लिखाई क्या करना, पैसा आ गया, घर आ गया, शादी कर दो। क्या? हाँ वही होती है, होता है कि नहीं होता है? सही बोला। इसी का तो सेम चीज यही करोगे, यही होता है। लेकिन अगर एक समय ऐसा आएगा ना बच्चा, जब वह हिरन जंगल में रह रहा है विथ अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस, तो हिरन की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड कम पड़ेगा, स्पेस कम पड़ेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी फिर से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हो जाएगा। अगर मैं देखूं, अगर मैं ग्राफ को ड्रा करूं बच्चा, देखो इधर भी ग्राफ दे रखा है आपका, ये ग्राफ दे रखा है, ये वाला ग्राफ बता रखा है, तो मैं आपको इसकी बात कर रहा हूं। देखो अगर मैं इधर पॉपुलेशन डेंसिटी को ले लूं, पॉपुलेशन डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर अगर टाइम ले लूं, तो जब अनलिमिटेड फूड और स्पेस रहेगा तो कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा होंगे क्या? यानी समय तो बहुत कम बढ़ेगा लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा। कोई दिक्कत? ये कब हो रहा है? जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड है। क्या हमेशा ऐसा नेचर में होता है क्या? कोई भी चीज अनलिमिटेड रहती है क्या? स्टार्टिंग में लिमिटेड है लेकिन बाद में तो लिमिटेड हो ही जाता है। क्लियर है? तो जब एक्सपोनेंट ऐसा ग्रोथ को कैसा बोलेंगे बच्चा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब हो रहा है? जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। याद रहेगा क्या? व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तब बस एक ही काम बचा हुआ है, रिप्रोडक्शन करना। एक ग्राफ कैसा आ रहा है बच्चा? अल्फाबेट किस लेटर से मैच कर रहा है? जे से मैच कर रहा है क्या? बोलो। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस शेप का आता है? जे शेप का आता है। इसमें बच्चा दो तीन बातें हैं, अब आ जाओ आपको बताए थे। देखो व्हेन रिसोर्सेज यानी फूड एंड स्पेस आर इसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो कितना भारी भरकम एनसीईआरटी लिख दिया है। यानी बिना रुकावट के, बिना अवरोध के अगर जनसंख्या को निरंतर बढ़ाते रहना है तो आपके पास रिसोर्सेज का होना जरूरी है। सिंपली सी को सिंपल शब्दों में बोले, when food and resources are unlimited then population will grow exponentially. If resources are unlimited, each species show its full innate potential। वो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा और पॉपुलेशन क्या कहलाएगा बच्चा? ऐसा पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैशन कहलाएगा। क्लियर है? याद रहेगा? ये कब हो रहा है बच्चा? जब रिसोर्सेज कैसा है? अनलिमिटेड है। कैसा है? अनलिमिटेड है। तो ग्रोथ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक शेप का होगा। क्लियर है? आगे आ जाइए। आगे देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर पॉपुलेशन का साइज n से डिनोट किया गया है, बर्थ रेट को b से, डेथ रेट को d से, तो dn बाई dt इक्वल टू, यानी ये dn बाई dt क्या चेंज है ना बच्चा? पॉपुलेशन dn बाई dt, अरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो, ये चेंज है ना? तो चेंज कैसे होगा? बर्थ माइनस डेथ से ही तो होने वाला है। आपको कुछ यहाँ पे इमाइग्रेशन, अरे भैया नया नया अभी पॉपुलेशन बन रहा है तो आना जाना तो बहुत बात की बात है। जाते कहाँ हो? जहाँ ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं यहाँ बस बर्थ माइनस डेथ चलेगा। इसी को अगर b माइनस डी को r से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का इक्वेशन क्या होता है? dn बाई dt इक्वल टू r। शेप कैसा होता है? जे शेप। कैसा होता है? जे शेप। इक्वेशन क्या होता है? dn बाई dt इक्वल टू r है। r क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ। इतना याद रखोगे क्या? आगे देखो वही लिखा हुआ है। r क्या हो गया? r हाँ, इन सब का वैल्यू याद रखिएगा, इन सब का आपको वैल्यू याद रखना है। मतलब r क्या होता है, n क्या होता है। r का बोला गया है बच्चा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये डाटा याद रखिएगा। नॉर्वे रेट का वैल्यू क्या होता है बच्चा? 0.015। फ्लोरबीटल का 0.12। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 1991 में क्या था r का वैल्यू? बस आपको ये दोनों याद रखना ना। बस डाटा याद क्या करोगे? बैठ के याद करोगे तो याद नहीं होगा। जब भी एक बार देखो, एक बार डाटा को पलट के देख लेना। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट वाइज करके दे रखा है, यहाँ पे आपको एक टेबल में बना के दे रखा है।
आर किससे इंपैक्ट होगा? आर मतलब रिप्रोडक्शन का रेट, कितना पोटेंशियल आप में रिप्रोडक्शन करने का, वह आर हो गया। तो आर को बच्चा कम ज्यादा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? रिसोर्स को अनलिमिटेड कर दो, आर तुम्हारा अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आर को कम करना है तो रिसोर्सेज को कम कर दो, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस ला दो, है कि नहीं? तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। लिखा हुआ है ना, इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक। कोई प्रेडेटर ला दो तो भागेगा, जान बचा करके थोड़ी, पहले रिप्रोडक्शन का भागो, पहले जान बचाओ। तो प्रेडेटर आ गया, एबायोटिक बता ही दिया, फूड हो गया, स्पेस हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गए, वो भी क्या कर रहे हैं बच्चा, पॉपुलेशन ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल में मैंने क्या क्या बताया, जे शिफ्ट होता है, इक्वेशन dn by dt इक्वल टू rn। r का क्या होता है मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नॉर्वे रेट का लमसम 0.015 के लमसम में आता है, और फ्लोरबिटल क्या आता है 0.12। इतना याद रखो, काम चल जाएगा। ठीक है, ये बहुत रेयर में आ सकता है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन आप टेस्ट वगैरह देंगे तो उसमें आ जाएगा। ये याद रहेगा क्या बच्चा? कोई दिक्कत यहां तक में? बोलो, आगे आ जाओ। एक्सपोनेंशियल तो हो गया, हाँ। अगर इसी को, हाँ देखो, अगर इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे ना, ये इक्वेशन आती है, ये भी याद रखिएगा। एनटी हो गया पॉपुलेशन एट टाइम टी, एन नॉट पॉपुलेशन एट टाइम प्रेजेंट पॉपुलेशन, एन नॉट मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन, एनटी मतलब पॉपुलेशन एट टाइम टी, इसी को बोला गया बच्चा टाइम जीरो यानी प्रेजेंट। आर क्या हो गया, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ये क्या होता है, बेस का लॉग, लॉग का बेस ई होता है ना, वो हो गया, उसका वैल्यू ये होता है। तो ये अगर लॉग लोगे, इसमें अगर आप dn by dt इक्वल टू rn में अगर आप लॉग लगाते हैं तो वह इक्वेशन बन करके आएगा। कैसे आता है, मैथ वाले बच्चे कर लेंगे, मैथ के टीचर कर लेंगे, आप याद कर लो, ठीक है ना। nt इक्वल टू एन नॉट ई का पावर आर टी, एन टी पॉपुलेशन एट टाइम टी, एन नॉट प्रेजेंट पॉपुलेशन, उसी को जीरो टाइम बोल दिया गया है। ई क्या हो गया, बेस हो गया लॉग का, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चा, 2.71 होता है वैल्यू, बस ज्यादा नहीं याद करो, 2.71 कर लोगे, इतना ही याद हो जाएगा। आर क्या हो गया बच्चा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो गया। क्लियर है क्या? कोई तकलीफ बता दो। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे। अब आ जाओ बच्चा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। रियलिस्टिक ग्राफ यही होता है, रियल में ग्राफ यही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होता है। इसमें देखना बच्चा, देखो अब वापस आ जाओ, लॉजिस्टिक वाले को समझते हैं। फिर से वही चीज, ग्राफ ले रहे हैं, इधर टाइम टी लिया हमने, इधर पॉपुलेशन का साइज ले लिया। जब रिसोर्सेस क्या है, अच्छा सीधा लिख दे, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। अगर रिसोर्सेस, नेचर में तो अनलिमिटेड तो कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन अगर जनसंख्या स्टार्टिंग में कम है, उस समय के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकता है, कम समय के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझिए, अगर आप मम्मी पापा के अकेले बच्चे हैं तो आपके लिए चीजें अनलिमिटेड है, लेकिन जैसे ही मम्मी पापा का दूसरा बच्चा आ जाएगा, रिसोर्सेज थोड़ा बहुत लिमिटेड हो ही जाएगा। समझने के लिए बोल रहा हूँ, अपने दिल पे नहीं ले लेना है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे मम्मी पापा बराबर करते हैं। भाव को समझो, भाव को पकड़ो। यानी स्टार्टिंग में रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड रहता है कि नहीं रहता है, मतलब जो भी आप ही सिंगल हो, मम्मी भी आप ही को प्यार कर रहे हैं, पापा भी आप ही को प्यार कर रहे हैं, अब कोई दूसरा हो गया तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा बहुत तो आप पे ध्यान कम होगा ही होगा। जैसे देखो घर में छोटा बच्चा होता है, उस पर सब लोग का ध्यान जाता है, कोई भी आता है गोदी में उठा लेता है, आपको बदमाश लड़का है ये, कि पढ़ता लिखता नहीं है कि नहीं। तो सेम चीज, अब देखो जब रिसोर्सेज क्या है बच्चा, लिमिटेड है, क्योंकि एक समय के बाद रिसोर्सेज तो लिमिटेड होने ही है। तो ये ग्राफ कैसा जाता है देखना, स्टार्टिंग में तो रिप्रोडक्शन स्लो होगा, फिर कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाएगा, फिर एक समय के बाद क्या हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी पे आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसके देखो, इसको समझिएगा बच्चा, इसका तीन रीजन बताया हूं, ए बी सी। ये फेज, ये जो फेज है बच्चा, इस समय क्या हो रहा है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये कैसा होता है बच्चा, ये हमारा क्या होता है,
लैग फेज होता है। क्या होता है? पीछे हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, समय ज्यादा लग जा रहा है लेकिन रेट कम बढ़ रहा है। बी में क्या है, समय देखो बहुत कम बढ़ रहा है लेकिन एक्सपोनेंट, और क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बी हमारा क्या हो गया बच्चा, एक्सपोनेंशियल फेज हो गया। बी क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज हो गया। इसको क्या बोला था अभी आपने, जियोमेट्रिक फेज बोला था क्या, बोलो कोई दिक्कत? अब एक समय के बाद पॉपुलेशन में क्या आ जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा। अब इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो सकता, अगर इससे ज्यादा होगा तो किसी न किसी को इलिमिनेट होना होगा। जैसे फिर से एग्जांपल देता हूं, ये बेंच है बच्चा, इस पे एक लोग बैठेगा, उसके लिए अनलिमिटेड है क्या जगह, ये है ना। अब जगह और है 2 3 4 5, जल्दी जल्दी आगे बैठेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ इस बेंच का, एक्सपोनेंशियली स्पेस ऑक्युपाई हुआ। अब इस बेंच पे मान लो कि 7 लोग बैठे हुए हैं, अब 7 लोग इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब जैसे ही 8वां ऐड होगा किसी ने एक को इलिमिनेट होना होगा। यानी नेचर में अपना कैरिंग कैपेसिटी पकड़ लिया कि अब इससे ज्यादा हम अपने आप को, पॉपुलेशन को नहीं रख सकते हैं। देखते हो अचानक से कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आती है, लैंडस्लाइड होता है, क्या हो रहा है, नेचर अपने आप को बैलेंस कर रही है। पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, हिला डुला करके मारो उसे, बाढ़ ला दो, भाग के चला जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि बहाने के पहले ही हटा दिया जाता है। क्योंकि अभी बंगाल में आया था ना, सुनामी आई थी, साइक्लोन आया था, तो क्या हुआ था उसमें, पहले ही सैटेलाइट से पता चल गया कि अच्छा 2 दिन बाद बाढ़ आने वाला है ना, 2 दिन बाद में साइक्लोन आएगा, पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया, सारे को भेज दिया गया, एनडीआरएफ आर्मी को, जाओ जितने लोग हैं उन सबको वहां से हटाओ। अब जानवर वहां इंसान जाएगा तो अपने जानवर को लेके चला जाता है, जगह खाली कर दिया गया, तो बस क्या गया, मकान बहा, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान तो बचा हुआ है ना। इंसान ज्यादा, इसलिए इंसान का पॉपुलेशन बहुत ही, अब इंसान मरना नहीं चाहता है, दिक्कत ये है। पहले क्या होता था, पहले के लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, पहले देखते थे जब पहले सुनामी वगैरह आती थी तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तैयारी होती ही नहीं थी। अब क्या होती है, पहले से ही सूचना मिल जाती है, मोबाइल में अलर्ट आ जाता है। आप देखते हैं गर्मी लू होती है तो 2 दिन पहले से अगले 48 घंटे तक भारी लू की संभावना है, इस समय से इस समय तक घर पे रहे। अब घर में रहते हैं, अब लोगों को पहले पता ही नहीं होती थी, बाहर निकल जाते थे तो डेथ होती थी कि नहीं होती थी। तो सेम चीज अब क्या हुआ है, तो अब क्या एक तरीके से क्या कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है। यानी सी क्या हो गया बच्चा, स्टेडी फेज। सी क्या हो गया, स्टेडी फेज। यानी अब फिक्स हो गया है, समय बढ़ते रहेगा लेकिन पॉपुलेशन उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। यानी नेचर का ये क्या हो गया, कैरिंग कैपेसिटी हो गया, नेचर इससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, ये याद रखिएगा, ये चीज याद रखने वाली बात है। कौन सा फेज क्या है, ए हमारा क्या है, लैग फेज, बी क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज, या लॉग फेज भी बोल सकते हो इसे, आप इसे क्या बोल सकते हो, लॉग फेज भी बोल सकते हो। ठीक है ना बच्चा, लॉग में भी तो चीजें एक्सपोनेंशियली ही बढ़ती है, याद रहेगा इतना, बोलो। हाँ स्टडी, STADY, स्टडी फेज। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ, आगे बढ़े, बोलो। चलो देखो ऐसे कॉपी कर थी, इसे मेंशन कर सकते हो अपने कॉपी में भी, बुक में भी, जहां भी मेंशन करना है आप मेंशन कर सकते हैं। ये ग्राफ किससे पा रहा है बच्चा, अल्फाबेट का लेटर एस के जैसा आ रहा है क्या, सिग्मॉइड कर्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, सिग्मॉइड कर्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिग्मॉइड कर्व हो जाएगा। ये पीछे वाला कैसा था, एक्सपोनेंशियल वाला जे शेप था, ये कैसा है, एस शेप है। ये कैसा है, अल्फाबेट का लेटर एस के जैसा आ रहा है क्या, बोलो। आगे बढ़े, जनरल लॉजिस्टिक में पढ़ लेना। There is no population in nature having unlimited resources for exponential growth। तो क्या होगा, कंपटीशन होगा और इसमें जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। बता ही दिया हूं, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड ही रहता है। अगर नेचर में क्या होती है, कैरी कैपेसिटी बता दिया क्या, ये नेचर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जो कैरी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कैरी कर सकता है। जैसे आपको वजन उठाने की क्षमता है ना, आप 20 kg तक वजन उठा सकते हैं। अब 20 kg के बाद आपको वजन देंगे तो उठा लोगे क्या, 25 kg देंगे ना तो हिल डोल 5 kg गिरा दोगे। यानी आपका मैक्सिमम लिमिट ही 20 kg का है, उससे ज्यादा आप उठा नहीं सकते हो। तो वही लिखा हुआ है, इफ इन अ नेचर अ गिवन हैबिटेट, कोई हैबिटेट में हैज एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, यानी मैक्सिमम कितना ऑर्गेनिज्म उसमें रह सकता है,
उसके आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वही क्या कहलाता है बच्चा, कैरिंग कैपेसिटी। यानी आपका 20 केजी का वजन उठाने का पावर है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी आपको कितना है 20 केजी के बाद, उससे ज्यादा आप उठा तो नहीं सकते हो ना, तो आपका कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गया 20। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेंच का, बैठने की क्षमता कितनी है 7, इसका कैरिंग कैपेसिटी कितना हो गया 7, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। अगर ज्यादा जाएगा तो जो कमजोर होगा उसको हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तभी तो जगह बन पाएगी ना नेचर में। बोलो आगे आ जाओ बच्चा। देखोगे इसमें क्या दिया हुआ है क्या, लैग फेज, यानी बच्चा ये हमारा क्या हो गया लैग फेज। फेज ऑफ एक्सेलरेशन बी वाला फेज, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, लॉग, देखो 4 नाम, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, ज्योमेट्रिक फेज, फेज ऑफ एक्सेलरेशन। देखो तेजी से भाग रहा है। अब ये क्या है बच्चा, फेज ऑफ डिसेलरेशन, ये वाला फेज, ये वाली फेज, बस यहां से यहां तक क्या है। अब यहाँ पे जनसंख्या घट रही है क्या, तेजी से बढ़ी, अब बढ़ने का रफ्तार कम हो गया, तो फेज ऑफ डीएसेलरेशन। अब इसे तुम डी डाल दो, स्टेडी फेज, 4 फेज हो गया। इसको सी डाल दो, यहां से यहां तक ए हो गया, यहां से यहां तक बी हो गया, यहां से यहां तक बी हो गया, अब यहां से यहां तक कर दो सी, तो सी हमारा क्या हो गया डीएसेलरेशन। एंड फाइनली एस सिम्प्टोमेट, डी वाला जिसे मैंने स्टेडी फेज बोला बच्चा, वो हमारा क्या हो गया सिम्प्टोमेट फेज। यानी रीजन देखो ए बी सी और डी, इसको अगर देख बताया मैं